यूट्यूब चैनल सैम्स एकेडमी, जहाँ पे हम इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करते हैं। और इकोनॉमिक्स की ही जो बुक है क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने शुरू की हुई है, उसका जो चैप्टर सेकंड है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसका फर्स्ट पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। आज हम उसका सेकंड पार्ट करेंगे। पॉइंट 2, concept and components of consumption expenditure. In macroeconomics, consumption expenditure refers to aggregate consumption expenditure in the economy. Macroeconomics में स्टूडेंट्स हमने पहले ही पूरा जो इसकी डेफिनेशन और बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमने पढ़ा था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी एक इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हम कंजम्पशन पढ़ेंगे, तो एग्रीगेट कंजम्पशन पढ़ेंगे। मींस जो आपकी कंट्री में टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ऑल रेजिडेंट्स ऑफ योर कंट्री जितना भी कंजम्पशन कर रहे हैं, जितना भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं अपने कंजम्पशन पे, उसको हम अब पढ़ेंगे, जिसमें आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मींस टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ योर इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। These are broadly classified as household. फर्स्ट पॉइंट है, इसमें हाउस होल्ड करते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेकंड, द गवर्नमेंट करती है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिफेंस पे, या फिर जो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज पे। पॉइंट नंबर 3, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस लाइक NGOs, टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, गुरुद्वाराज एंड अदर्स। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी कंजम्पशन तो करते ही हैं। कंजम्पशन तो इस कंट्री का, चाहे वो कोई गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हो, एवरी पर्सन इज डूइंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड बाय कंज्यूमर गुड्स फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स। द गवर्नमेंट बाय कंजम्पशन गुड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफेंस फोर्सेज फॉर मिड डे मील। Government buys consumer good for distribution among defense forces. The midday meal in government schools and such other purposes. Non-profit private institution buy consumer good for charity. If we add up expenditure on the purchase of consumer good by the household, government and non-profit private institutions, we get estimate of total expenditure in the economy. स्टूडेंट्स देखिए कि अगर आप गवर्नमेंट के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को, हाउस होल्ड के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को और नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के एक्सपेंडिचर को आप प्लस कर देते हैं, तो आप यहाँ पे टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अभी हमने कंपोनेंट्स पढ़े हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के, कि गवर्नमेंट करती है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड करते हैं, और नॉन प्रॉफिट प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं। ये तीनों कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को आप प्लस करोगे तो आपका टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आएगा। इसी तरह अब हमारा जो पॉइंट नंबर 3 है, कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि आपकी इन्वेस्टमेंट, यहाँ भी हम स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट को पढ़ेंगे तो ब्रॉड कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे हमारे इकनॉमी की या किसी भी इकनॉमी की। तो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जो आपके पास ऑलरेडी स्टॉक ऑफ कैपिटल है, जब आप उसमें इंक्रीज कर देते हैं तो वो आपकी क्या है? इन्वेस्टमेंट। आई इज रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट, के इज रेफर्स टू capital stock, change in capital stock during the accounting year. तो what is investment? Investment is equal to change in stock. जितना भी आपका कैपिटल स्टॉक इंक्रीज होगा वही आपकी इन्वेस्टमेंट के बराबर है। चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल को आपने फॉर्मेट किया है, मीन्स
कैपिटल को जब आप बढ़ाते हो, आपके पास 50,000 की आपके पास कैपिटल है, जब वो 50,000 से बढ़कर 70,000 हो जाती है तो आपने कैपिटल को फॉर्मुलेट किया है, कैपिटल का फॉर्मेशन किया है, और यही इन्वेस्टमेंट है। अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो डिफाइंड एज कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट को कैपिटल फॉर्मेशन भी कहा जाता है। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इन्वेस्टमेंट क्या है? जो भी अपने कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन पर पैसा खर्च किया जाता है, या जितनी भी कैपिटल गुड्स को टोटल प्रोडक्शन किया जाता है, वो आपका इन्वेस्टमेंट होता है, जो भी एक साल में आप पैसा खर्च करते हो। एज नोटिस अर्लियर, दीज गुड्स में बी यूज्ड आइदर फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक और एडिंग टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। या तो ये आपकी कैपिटल स्टॉक को रिप्लेस करेंगे, या फिर आपके कैपिटल स्टॉक को ऐड करेंगे, या फिर इंक्रीज करेंगे। Fixed investment and inventory investment. What is the meaning of fixed investment, inventory investment? Let's study. Investment has two components, fixed investment and inventory investment. Following are the details. Fixed investment क्या होती है students? जब आपके फिक्स एसेट्स या प्लांट या मशीनरी को इंक्रीज कर दिया जाता है, मींस आपकी फैक्ट्री है, उसमें ऑलरेडी एक मशीन लगी हुई है और आप उस फैक्ट्री में 2 या 3 और मशीन लगा लेते हैं। किस लिए लगाते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि हमने अभी अभी इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन में पढ़ा, जब आप कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन पे जो पैसा खर्च कर रहे हैं, कैपिटल गुड्स को जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो आपकी इन्वेस्टमेंट के इज इक्वल टू होती है। तो व्हाट इज़ फिक्स इन्वेस्टमेंट? चलिए रीड करते हैं। फिक्स इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। प्लांट एंड मशीनरी आपकी फिक्स एसेट्स होती हैं, जिनसे आपको नेक्स्ट दोबारा भी प्रॉफिट्स मिलते हैं। प्लांट एंड मशीनरी ऑफ द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग है। एक साल में जितना भी आपका स्टॉक इंक्रीज होगा फिक्स एसेट्स का, वो आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट होगा। एग्जाम्पल, इफ एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2019 ए प्रोड्यूसर हैज़ स्टॉक ऑफ 8 मशीन। मैंने आपको ये पहले ही समझा दिया है कि 2000 की बिगिनिंग में उसके एक प्रोड्यूसर के पास 8 मशीन्स है, हैज़ स्टॉक ऑफ 10 मशीन, और उसकी 2000 के जब एंड होता है तो उसके पास 2 मशीन और इंक्रीज हो जाती हैं, टोटल 10 मशीन्स आ जाती हैं। देन द स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट इंक्रीज बाय 2 मशीन। आपका जो 2 मशीन का जो कैप स्टॉक है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये आपकी फिक्स इन्वेस्टमेंट होती है। फिक्स इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग 2019, एक साल में उसके पास कितनी फिक्स एसेट इंक्रीज हुई स्टूडेंट्स? 2 मशीन की। ओके, fixed investment stock of fixed asset with the producer at the end of accounting year। जब कोई भी अकाउंटिंग ईयर आपका एंड होता है, उसमें से जब आप माइनस कर देते हो जो भी आपके पास स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट था बिगनिंग इन द अकाउंटिंग ईयर, कि पहले आपके पास 8 मशीनरी थी जब 2019 का बिगिनिंग था, और 2019 के एंड तक आपने के पास 10 मशीन्स होगी, तो वो आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है। इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट विद द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ओके स्टूडेंट्स, तो आप फिक्स इन्वेस्टमेंट को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। फिक्स इन्वेस्टमेंट इज आल्सो कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स इन्वेस्टमेंट आपकी फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी कहा जाता है। दिस इम्प्लाइज इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन टर्म्स ऑफ फिक्स एसेट। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? आपको अभी अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि जो फिक्स इन्वेस्टमेंट आपकी इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कैपिटल फॉर्मेशन की, आप इन्वेस्टमेंट को सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट आपकी फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी आप कह सकते हो। दिस इम्प्लाइज इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन टर्म ऑफ फिक्स एसेट। आपकी फिक्स एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगी तो वो आपकी फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। विच आर रिपीटेडली यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सर्वल। और आपको पता है प्लांट्स और मशीनरी पे जो पैसा खर्च किया जाता है, ये मशीनरी से हम कई साल तक
प्रोडक्शन कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट, फिक्स इन्वेस्टमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है? फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट। क्या ऑब्जर्वेशन हमने अभी देखी है? फिक्स इन्वेस्टमेंट रेजेस प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर। बिल्कुल सही बात है। आप अगर मशीनरी और अपनी कंपनी में ऐड करते हो, फैक्ट्री में ऐड करते हो, तो उससे जो आपका प्रोडक्शन है वो आपका इंक्रीज होगा बाय रेजिंग। सेकेंड पॉइंट, बाय रेजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसर्स फिक्स इन्वेस्टमेंट लीड टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। वही है, आप अभी जो फर्स्ट पॉइंट में उसको उन्होंने और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि प्रोड्यूसर्स की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, फिक्स इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, आउटपुट भी इकोनॉमी में आपका इंक्रीज हो जाएगा। हायर लेवल ऑफ आउटपुट लीड टू हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। किसी भी इकोनॉमी में अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है, तो वो आपका हाई इकोनॉमिक ग्रोथ का साइन होता है, पॉपुलरली नोन एज जीडीपी ग्रोथ। जो आपकी ग्रोस डोमेस्टिक जो आपकी प्रोडक्ट है उसकी ग्रोथ है वो भी इंक्रीज आपकी हो जाती है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट? At a point of time, producer hold the stock of finished good, semi-finished good and raw material. एक समय पे एक प्रोड्यूसर के बाद, जैसे किसी के पास किसी की शूज़ की फैक्ट्री है, तो उसके पास कुछ पेयर तो शूज़ के कंप्लीट होंगे जिनका प्रोडक्शन हो चुका होगा, जो कि मार्केट में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। पर ऐसा तो नहीं होगा, उसकी फैक्ट्री में और भी तो सामान रखा होगा, रॉ मटेरियल होगा शूज़ बनाने के लिए, या कुछ शूज़ होंगे जो सेमी फिनिश्ड होंगे कि अभी तक उनकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है सब पूरा नहीं हुआ होता। इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज़ कॉल्ड इन्वेंट्री स्टॉक। इन्वेंट्री स्टॉक में आपकी फिनिश गुड नहीं, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड और फिनिश गुड्स जो कि अभी सॉल्व नहीं हुई है स्टूडेंट्स, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। फिनिश गुड्स मार्केट में नहीं गई है अभी, जो अनसोल्ड गुड्स आपके पास रखी हैं, इन तीनों को मिला के इन्वेंट्री स्टॉक बनता है। चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक, और आपका जो ये चेंज है इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोड्यूसर। और जो ये आपका इन्वेंट्री स्टॉक चेंज होता है कि आपका ईयर ऑफ बिगिनिंग में कितना था और ईयर ऑफ एंड में आपके पास ये जो स्टॉक है इन्वेंट्री स्टॉक ये कितना है, उससे आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, व्हाट इज़ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट? इन्वेंट्री स्टॉक एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, एंड में से आपको बिगिनिंग को माइनस कर देना है, तो आपका चेंज इन स्टॉक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर आ जाएगा। ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। सिग्निफिकेंस क्या है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ स्टॉक। हमने अभी अभी पढ़ा है कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में दो टाइप के स्टॉक होते हैं। वो इन्वेंट्री स्टॉक था आपका और ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। फर्स्ट स्टॉक आपके पास रॉ मटेरियल का होता है, दूसरा स्टॉक आपके पास फिनिश गुड का होता है। द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज सिग्निफिकेंट। जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है वो आपके लिए क्यों ज़रूरी है? देखिए, इट एंश्योर्स अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट टू द प्रोड्यूसर। इससे क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर है उससे क्या, उसको जो भी फिनिश्ड गुड बनानी है जो और आगे प्रोडक्शन करना है, उसकी अनइंटरप्टेड, मतलब अगर उसको सप्लाई और इंक्रीज़ करनी है, रॉ मटेरियल उसके पास है, तो वो ईज़िली सप्लाई में कोई इंटरप्शन नहीं होगी, वो ईज़िली सप्लाई कर सकता है। पॉइंट सेकेंड, विद इनफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, अगर उसके पास इनफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, द प्रोड्यूसर कैन अवॉइड डे टू डे परचेज फ्रॉम द मार्केट। अगर उसके पास ऑलरेडी रॉ मटेरियल रखा है तो बार बार उसे मार्केट जाके रॉ मटेरियल परचेज नहीं करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली अनसर्टनिटीज़ ऑफ द मार्केट, जो मार्केट में अनसर्टनिटीज़ हैं, जैसे आपने रॉ मटेरियल कल आपने 3,000 रुपये का ख़रीदा, अगर आप उसको 4 दिन बाद लेने जाते हैं, क्या पता वो रॉ मटेरियल आपको 3,200 या 3,200 रुपये का पड़े। तो जो अनसर्टेनिटी है मार्केट की, कभी प्राइस इंक्रीज़ होते हैं किसी प्रोडक्ट्स के, कभी प्राइस डिक्रीज़ होते हैं, उसको भी अवॉइड किया जा सकता है। द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड इज सिग्निफिकेंट बिकॉज, जो आपकी फिनिश गुड का जो स्टॉक है वो क्यों ज़रूरी है? प्रोड्यूसर्स टू मीट पोटेंशियल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट।
अगर आपके मार्केट में किसी भी चीज़ की डिमांड इंक्रीज़ होती है तब आप उसको प्रोड्यूस करने लगेंगे। तो जो और प्रोड्यूसर्स हैं जो उनके पास ऑलरेडी फिनिश गुड रखी हैं या फिर उस स्टॉक उस डिमांड को मीट करने के लिए उनके पास ऑलरेडी गुड्स बनाई हुई रखी हैं, तो आपसे पहले वो मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पाएंगे या जो उनकी है प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि उन्होंने डिमांड को पूरा कर दिया। इसीलिए हर किसी प्रोड्यूसर को पोटेंशियल फ्यूचर डिमांड, मतलब फ्यूचर में अगर डिमांड किसी की भी प्रोडक्ट की बढ़ रही है तो उसको अगर उसे मीट करना है तो फिनिश गुड का जो स्टॉक है उसके पास ज़रूर होना चाहिए। Here may be noted that actual inventory stock at a time may not be desired inventory stock. एक्चुअल इन्वेंट्री स्टॉक ज़रूरी नहीं है कि डिज़ायर इन्वेंट्री स्टॉक भी हो। अ पार्ट ऑफ मे बी अनडिज़ायर्ड, कुछ आपका अनडिज़ायर्ड भी होता है। समझते हैं इसको। ए प्रोड्यूसर में हैव एक्सपेक्टेड टू सेल 1000 यूनिट ऑफ वॉशिंग मशीन, उसको लगता है 1000 यूनिट ऑफ वॉशिंग मशीन वो सेल कर देगा, बट एक्चुअली ही कुड सेल 500 यूनिट्स। उसको लगता था 1000 यूनिट्स वो सेल कर देगा, लेकिन एक्चुअल में वो 500 यूनिट्स ही सेल कर पाया, लैक क्योंकि डिमांड कम थी। इन सच केस 5 यूनिट्स ऑफ वॉशिंग मशीन्स आर एन अनडिज़ायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। ये आपका अनडिज़ायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक आप इसको कह लीजिए। सच स्टॉक लीड्स टू लॉसेस, और इस तरह के जो स्टॉक होते हैं उससे क्या होता है, लॉस होता है। desired and undesired inventory stock, it refers to the planned inventory stock, ये आपका प्लान इन्वेंट्री स्टॉक है। दिस इज मेंटेन बाय द प्रोड्यूसर टू मीट द फ्यूचर डिमांड। अभी हमने पढ़ा है वो स्टॉक जो हम फ्यूचर डिमांड को मीट करने के लिए फिनिश गुड के रूप में रखते हैं वो आपका डिज़ायर इन्वेंट्री स्टॉक है। अनडिज़ायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द unplanned inventory stock. It arises because demand for the future turn out to be lower. ये क्यों होता है अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक, क्योंकि आपको लगता था इस प्रोडक्ट की डिमांड फ्यूचर में इंक्रीज़ होगी बट एक्चुअल में इंक्रीज़ नहीं हुई, तो उससे क्या होता है आपकी इन्वेंट्री स्टॉक से क्या हो जाता है, लॉसेस आपको हो जाते हैं, या जो प्रोड्यूसर्स होता है उसको लॉसेस हो जाते हैं। इसको अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक कहते हैं। And the next concept is gross investment, net investment, and concept of depreciation. What is gross investment? Gross का मतलब ही स्टूडेंट्स आपका ये जो वर्ड है ग्रोस, वो आपकी पूरी इकोनॉमिक्स की बुक में यूज़ किया जाता है, माइक्रो में भी यूज़ किया जाता है, मैक्रो में भी। तो ग्रोस का मतलब क्या होता है, टोटल। इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर। जितना भी टोटल प्रोडक्शन होता है एक साल में कैपिटल गुड्स का, रिमेंबर कैपिटल गुड्स का, नॉट कंज्यूमर गुड्स का, वो आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इट इंक्लूड्स कैपिटल गुड्स यूज फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक विच इज़ वॉर्न आउट। मान लीजिए आपके फैक्ट्री में एक मशीन है जो पुरानी हो गई है और ठीक से काम नहीं कर रही है, उसको रिप्लेस करके आप दूसरी मशीन ले आते हैं, तो वो आपकी, ये जो पॉइंट है ये वही समझाने की कोशिश करें। पॉइंट 2, कैपिटल गुड्स यूज्ड एज अ नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। जो कैपिटल गुड्स होती हैं नेट एग्जिस्टिंग स्टॉक को जब आप इंक्रीज़ हो जाती हैं उसके लिए वो आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में आता है। तो कुछ टर्म्स हम समझेंगे। Point first, capital goods used for replacement of existing capital stock refers to depreciation. Depreciation capital goods ने पहले वाली जो गुड थी, मीन्स एक मशीनरी ने जो पहले से मशीनरी पुरानी हो गई या वो ठीक से चल नहीं रही है, उसको रिप्लेस जब किया तो उसको डेप्रिशिएशन बोलते हैं। पॉइंट नंबर 2, कैपिटल गुड्स यूज्ड एज नेट एडिशन टू एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए आपकी फैक्ट्री में आपके पास 4 मशीनरी हैं, आप 2 मशीनरी और लगाना चाहते हैं, तो वो आपका नेट इन्वेस्टमेंट हो गया। लेकिन जब आप ऑलरेडी 4 मशीन्स में से एक मशीन को रिप्लेस करके दूसरी मशीन लाएंगे तो वो आपका डेप्रिशिएशन हो गया।
ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. व्हाट इज़ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट में जब आप डेप्रिशिएशन को प्लस कर देंगे तो आल्सो कॉल्ड रिप्लेसमेंट इन्वेस्ट. डेप्रिशिएशन को रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, क्योंकि एक मशीनरी की जगह आप दूसरी मशीनरी पे जो पैसे खर्च करते हो तो वो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट है, वो न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं है. तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में आपका नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिशिएशन दोनों इंक्लूड होते हैं. और नेट इन्वेस्टमेंट में स्टूडेंट्स, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में जब आप डेप्रिशिएशन को निकाल देते हो तो वो आपकी नेट इन्वेस्टमेंट हो जाती है. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट का यही ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था. सिग्निफिकेंस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट. फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट. फर्स्ट पॉइंट, इट रेजेस द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन द इकोनॉमी. नेट इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, जो स्टॉक जो कैपिटल का है आपकी इकोनॉमी में इंक्रीज़ हो जाता है. हायर स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल पर यूनिट ऑफ लेबर. और इससे क्या होता है, जो आपकी हर एक लेबर यूनिट को जो कैपिटल अवेलेबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है. अकॉर्डिंगली एफिशिएंसी ऑफ लेबर राइजेस. और इससे क्या होता है, लेबर की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाती है. इट हेल्प जनरेट अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. आपकी नेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को मिलेगी. मान लीजिए अभी हमने ये एग्जांपल कई बार लिया है कि अगर आपकी फैक्ट्री में 4 मशीन से 6 मशीन का स्टॉक इंक्रीज़ हो जाता है, मींस प्रोडक्शन भी आप ज़्यादा करेंगे. और प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होगा तो एम्प्लॉयमेंट ज़रूर इंक्रीज़ होती है. बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज़ लार्जली ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल. क्योंकि इंडिया में जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट है उसका जो मेन कॉज है वो है लैक ऑफ कैपिटल. नेट पॉइंट 3, net investment is a net rise in production capacity of the economy. Accordingly GDP growth is accelerated. और net investment आपके प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करती है, जिससे आपका प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है. प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, जीडीपी की ग्रोथ होगी, पर कैपिटा भी इनकम इंक्रीज़ होती है. मतलब आपकी जो भी पर यूनिट ऑफ लेबर है उसको कैपिटल अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी और उसकी जो पर्सनल इनकम है वो भी इंक्रीज़ होगी. ब्रीफली, नेट इन्वेस्टमेंट एंड हेंस प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी, जनरेट अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अभी आपकी इंक्रीज़ होगी, प्रमोट एफिशिएंसी ऑफ लेबर एंड एक्सेलरेट जीडीपी ग्रोथ. एफिशिएंसी ऑफ लेबर इंक्रीज़ होगी और जीडीपी की ग्रोथ भी आपकी इंक्रीज़ होगी. तो स्टूडेंट्स, आज हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को कंप्लीट कर लिया है. इसका रिमेनिंग पार्ट की जो वीडियो है वो जल्दी ही अपलोड होगी. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो. प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब.